गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग कल कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ देख रहे थे, तो जो कि है अपना संसाधन के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग जो है कल देख चुके हैं। आज संसाधनों के विकास के बारे में बात करेंगे कि संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है, और वर्गीकरण कल आप लोगों ने देखा। और आज हम संसाधनों के विकास के बारे में बात करेंगे। संसाधन प्रकृति के देन हैं, परंतु इनका महत्व है, और संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के समय में आप देखें, अगर अपने जीवन से संसाधनों को निकाल दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा। आप लोग सोचें कि ये संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं। संसाधन है और संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। इसका वितरण भी असमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता रहा तो कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। कुछ व्यक्ति विशेष के कारण विशेष लोगों के हाथ में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, वे संसाधनों का उपयोग निहित स्वार्थ के लिए करके और आर्थिक मजबूती प्राप्त कर ले रहे हैं, जबकि कुछ लोग गरीब जनता, असहाय जनता, निरीह लोग संसाधनों का उपयोग करने में अक्षम होते हैं और वे गरीबी की मार झेल रहे हैं। आप कह सकते हैं या देखते भी होंगे कि जिसके पास जितने संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता है, जो अधिकाधिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, वे सुखी और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। लेकिन जिनके पास संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता जितनी ही कम है, वे उतने ही निसहाय और गरीबी की मार झेल रहे हैं। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से कई समस्याएं भी पैदा होती हैं, जैसे वैश्विक तपन, ओजोन परत का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण और भू निम्नीकरण आदि जैसी जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का समाज में न्याय संगत वितरण होना मानव जीवन की गुणवत्ता को स्थायी प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अर्थात जो भी संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग हो और समाज के सभी वर्गों तक उनकी पहुंच। अब आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, जैसा कि आप देख रहे हैं, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का दोहन हम क्यों करते हैं? अपने भरण पोषण के लिए, अपने समृद्धि के लिए। तो इनका उपयोग तो होना चाहिए, लेकिन किसी भी संसाधन का एक निश्चित योजना के अनुसार दोहन किया जाना चाहिए। वह अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि
सभी संसाधनों का या सभी वस्तुओं का जो भी आपको डिस्पोजल हो रही हैं, इनका एक न एक दिन खत्म होना निश्चित है। इनकी एक निश्चित मात्रा है। तो सतत माने लगातार, सतत माने अनवरत चलने वाला पोषणी विकास, ऐसा विकास जो आज की आवश्यकताओं को पूरा कर दे, ऐसा विकास जो आज की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन वह भविष्य में आने वाली पीढ़ियों का भी पोषण कर सके, उनका भी विकास कर सके। कहीं ऐसा न हो कि जो संसाधन आज मौजूद है उनका अंधाधुंध उपयोग करके उनको हम खत्म कर दें और उसके परिणाम स्वरूप आने वाला कल जो हमारा भविष्य कहलाता है वह अंधकारमय हो जाए। तो ऐसा विकास जो आज की हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता हो तथा आगे आने वाले समय अर्थात भविष्य में अगली पीढ़ियां जो हमारे आने वाली संतानें हैं उनके भी पोषण का ख्याल रखा जाना चाहिए कि आज हमारा ये संसाधन आज हमारा भी पोषण करें तथा भविष्य के लिए भी बने रहें, जिससे कि भविष्य में भी उनका पोषण किया जा सके। सतत पोषणी विकास की सर्वप्रथम अवधारणा जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डे जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति प्रदान की गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणी विकास के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया गया। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य विश्व सहयोग के द्वारा गरीबी, भूख, बीमारी, असाक्षरता और पर्यावरण की क्षति को कम करना है। तो सतत पोषणी विकास को ध्यान में रखकर आगे आने वाले समय के लिए 21वीं शताब्दी के लिए विश्व के देशों के द्वारा G21 का गठन किया गया। इसका मूल उद्देश्य था दुनिया से गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, महामारी आदि का निवारण करना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में नियोजन की आवश्यकता। अभी तक तो हम विश्व परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे, अब आप लोग संसाधनों से भली भांति परिचित हो गए होंगे। तो भारत में भी हम तो कहेंगे भारत ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आपके अपने स्वयं के संसाधन हैं उनका उचित नियोजन, उनका एक नियोजन करना आवश्यक है। नहीं तो अंधाधुंध उपयोग करने से संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो आगे क्या। आप देखें घर परिवार में भी नियोजन होता है। नियोजन का अर्थ होता है कि जो भी वस्तुएं हमारे पास उपस्थित हैं उनका ठीक सही मात्रा में एक नियोजित ढंग से, जिससे कि भविष्य में आगे आने वाले समय में भी वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहें और इस तरह से
उनका उपयोग किया जाना चाहिए। संसाधन नियोजन से आशय उपलब्ध संसाधनों की पहचान और मात्रा के साथ साथ इनके उचित विकास से संसाधन विकास योजना राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए। भारत में संसाधन विशाल मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन उनका विकास अपर्याप्त है या वे असमान रूप से वितरित किए जाते हैं। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता को निम्न उदाहरण से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हमारे देश का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य खनिजों और कोयलों के भंडार से भरे पड़े हैं, लेकिन तकनीकी और संस्थागत समर्थन की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की अधिकता है, लेकिन यहाँ भी आधारभूत विकास अर्थात मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। कुछ राज्य जैसे पंजाब व हरियाणा में संसाधनों की कमी है, परंतु ये राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है। लद्दाख का शीत मरुस्थल अन्य भागों से अलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। अब ये सब उदाहरण हमें बताते हैं कि संसाधनों का नियोजन भारत में क्यों आवश्यक है, जिससे कि ये हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में समुचित विकास है। मतलब जैसे हमारा शरीर है तो हम खाना पीना खाते हैं, पोषण करते हैं, तो खाना पीना पेट में जाता है, लेकिन उससे हमारी पूरी शरीर का प्रत्येक अंग का, यहाँ तक कि देखें आप नाखून, बाल आदि भी बढ़ते हैं और एक समायोजन बना रहता है। अगर यह एकांगी हो जाए, विकास अगर एकांगी हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये तो विकलांग है। जैसे आप मान के चलें कि आपका एक पैर खूब मोटा हो जाए या एक पैर छोटा रह जाए, एक लंबा हो जाए, आपके हाथ, आपके चेहरे का एक भाग तो विकास करे लेकिन दूसरा भाग विकास न करे, तो यह जो है नियोजित नहीं होगा और उसमें परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसी तरह भारत के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका समुचित उपयोग तो किया जाए, लेकिन वह उपयोग कुछ व्यक्ति विशेष के हाथों में न होकर सबके द्वारा समान रूप से होना चाहिए। अब हम देखते हैं संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। संसाधनों का नियोजन करने के क्या चरण हैं, क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया में निम्न चरण होते हैं। सबसे पहली बात तो होती है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाकर उनको एक श्रेणी में रखना, उनको पहचानना और उनका उपयोग करना सही तरीके से। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना शामिल होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में जो संसाधन उपलब्ध हैं वे किस क्वालिटी के हैं और उनका सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है और वहाँ पर जो हम संसाधनों का उपयोग करने के लिए क्रियाकलाप शुरू करेंगे उनकी क्वालिटी क्या है,
उनकी क्वांटिटी क्या है, मात्रा कितनी है, ये भविष्य में हमारी कितनी आवश्यकताओं को कितने समय तक पूरा कर सकते हैं। अब संसाधनों के पहचान करने के बाद कि हमारे यहाँ जो संसाधन हैं उनके लिए कौशल विकास की जरूरत होती है। उनका उपयोग करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए, उतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने उपलब्ध संसाधनों का कैसे बढ़िया से बढ़िया उपयोग करें। संसाधन संबंधी विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना से समन्वय स्थापित करना। भारत में स्वतंत्रता के बाद संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। पंचवर्षीय योजना क्या है? 5 सालों को दृष्टिगत रखते हुए, अर्थात आगामी 5 सालों को ध्यान में रखते हुए किसी भी संसाधन के विकास का जो आकलन करते हैं कि 5 सालों में हम आज यहाँ हैं तो 5 साल बाद हमको किस लेवल पर होना चाहिए, ऐसी योजनाएं बनाई गई। 5 साल के बाद का आकलन मन में बिठा करके, जैसे आप देखें आज आप हाई स्कूल में हैं तो ऐसे बिना एम के, बिना उद्देश्य के पढ़ाई पढ़ने से रटने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना एम, उद्देश्य, लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और लक्ष्य को निर्धारित करने मात्र से भी वह प्राप्त नहीं होगा। आप हंसी के पात्र हो जाएंगे, आपके ख्वाबों को मुंगेरी लाल के सपनों की तरह लोग करना शुरू कर देंगे। इसलिए उद्देश्य बनाएंगे तो हमको नित्य प्रतिदिन कार्य करना होगा। आपको आगे चल के इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है या सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसके अनुरूप कार्य करना होगा। उसी तरह भारत में भी संसाधनों के उपयोग करने के लिए पंचवर्षीय 5 सालों का लक्ष्य बना करके योजनाएं बनाई गई और इन योजनाओं को ही कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। सरकारें भी करती हैं कि भाई ये हमारा लक्ष्य है और 5 सालों के उपरांत कहते हैं इतना लक्ष्य रखे थे कि यहाँ तक तो अचीव किए, यहाँ तक पहुँच गए, अब जो बकिया है अगली पंचवर्षीय योजना में पूरा करेंगे। या इसी तरह आप भी जो 5 सालों का अपना बनाएंगे, 10 सालों का बनाएंगे तो उसमें जहाँ गलतियाँ हुई उसमें आप सीखते भी हैं और उसमें सुधार की भी संभावना रहती है। अब नेक्स्ट है आपका संसाधन और उपनिवेश। उपनिवेश और संसाधन। संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। भारत ने अपने पिछले अनुभव से यह सीखा है कि सामान्य रूप से विकास और संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही नहीं बल्कि प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और लोगों के ऐतिहासिक प्रयोगों के आधार पर हुआ है। हमने देखा है क्योंकि हमने दास्तां को झेला है। हमारा देश अंग्रेजों का उपनिवेश था तो जो स्वयं भुक्तभोगी होता है बेटा वह अपने बारे में, अपनी कठिनाइयों के बारे में जानता है।
उपनिवेशी क्या करते थे, वे प्रौद्योगिकी के दम पर यहाँ संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके अपने देशों को माला माल कर रहे थे, जबकि यहाँ की जनता से इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक स्तर से उनका कोई लेना देना नहीं रह गया। तो जैसे आप कभी किसी की कोई वस्तु फ्री में पा जाए या गाड़ी ही पकड़ लें, तो आप जो है उसमें 70-80 में भगाएं, उसमें आप क्या टूट फूट रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आप इसको स्वयं खरीदेंगे तो उसका तो उपनिवेश जो विदेशी शक्तियाँ दूसरे देशों पर कब्जा करती हैं, उनको उस देश की जनता वहाँ के संसाधनों से क्या लेना, वहाँ उनका उद्देश्य तो यह है अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करके अपनी आमदनी को, आय को बढ़ाना, अपना स्वास्थ्य बढ़ाना। तो संसाधनों का संरक्षण, अगला है आपका संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण विकास के क्रम में सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए संसाधनों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। वर्ष 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने संसाधन संरक्षण की आवश्यकता का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया और इसकी पूर्ति के लिए सतत विकास की अवधारणा को उचित बताया गया। गांधी जी के अनुसार हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। गांधी जी कहा करते थे कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूरा किया जा सकता है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा को, लालच को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। रोटी पेट भरने के लिए होती है, उसको जमा करने के लिए, उसको गोदाम में सीज करने के लिए नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह संसाधन तो हो गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका दूसरा, संसाधन के बाद भू संसाधन। संसाधन आपने देखा, भू संसाधन, दूसरा मेन पॉइंट है भू संसाधन। भूमि जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन आदि आधारित है। हमारी कोई भी एक्टिविटीज हो बिना भूमि के संभव नहीं है। अब आप कल्पना करें, अगर भूमि न हो तो हमारा कोई क्रियाकलाप संभव है? नहीं है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसका निर्माण हम स्वयं नहीं कर सकते, यह प्राकृतिक संसाधन है। और भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सावधानी और योजना बनाकर किया जाना चाहिए। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 43% भू क्षेत्र मैदान है। हमारे देश का 43%, 43% जो भूमि का भाग है वह जो है क्या है, मैदान है, जो कि कृषि और उद्योग के विकास में सहायता करता है। 27% भूमि
पठार है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का खजाना भरा हुआ है। 30% भू क्षेत्र पर पर्वत है जो 12 महीनों बहने वाली नदियों का प्रवाह एवं पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो ये देख रहे हैं हमारा देश जो है बहुत ही सौभाग्यशाली। यहाँ फसलों के लिए, हमारे वातावरण को बनाए रखने के लिए, कृषि के लिए विशाल मैदान है। तो खनिज संपदाओं से भरा पूरा पठार भी है और वन्य जीवों और हरियाली लिए हुए हमारा पर्वत भी है। यहाँ पर पर्यटन की तमाम संभावनाएं हैं। वहाँ पर 12 नदियाँ भी हैं जो कि हमारे मैदानों में आकर के इसको जो है हरा भरा बनाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट है आपकी भूमि की विशेषताएं। भूमि की विशेषताएं, भूमि सीमित क्षेत्र तथा सीमित है। भूमि का क्षेत्र सीमित और निश्चित है। इसके क्षेत्र को बढ़ाया अथवा घटाया नहीं जा सकता। मनुष्य केवल भूमि के स्वरूप को बदल सकता है। प्रकृति की निःशुल्क देन है। मनुष्य को प्रकृति के द्वारा अनेक संसाधन निःशुल्क प्राप्त हुए हैं, जिनमें भूमि भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस संसाधन को प्राप्त करने के लिए मानव समाज को कुछ भी खर्च या त्याग नहीं करना पड़ता। अनासमान भूमि को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है। मनुष्य केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि या कमी कर सकता है। भूमि के स्वरूप को बदला जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। भूमि एक अचल संपत्ति है, इसका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। भूमि एक गतिहीन संसाधन है, अतः इसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थानों पर नहीं ले जाया जा सकता। यह अचल है, निश्चित है और इसको हम अपने बाहुबल से, अपने ज्ञान से उपयोगी बनाते हैं। यह निष्क्रिय है, इसको सक्रिय करने के लिए हमारे दिमाग की, हमारे भुजाओं की आवश्यकता होती है। बहुउपयोगी है। भूमि के एक ही टुकड़े का प्रयोग अनेकों प्रकार से किया जा सकता है। जैसे जिस भूमि पर आज गेहूं उगाया जा रहा है, उसी भूमि पर बाद में सब्जी उगाई जा सकती है और इसी प्रकार वहाँ पर कारखाना भी लगाया जा सकता है, बाग भी लगाया जा सकता है तथा वहाँ पर आपका विद्यालय जैसे है, पहले यहाँ विद्यालय नहीं था, आज ये विद्यालय की भूमि होगी। तो इसके स्वरूप को बदल सकते हैं, इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसको जो है नया बना भी नहीं सकते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है भारत में भूमि उपयोग के प्रतिरूप। भारत में मुख्य रूप से भौतिक कारक, मानवीय कारक, दो प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में भूमि उपयोग। भारत में भूमि उपयोग, भारत में भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, वन के रूप में उपयोग किया जाता है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि भी शामिल होती है, जैसे चारागाह की भूमि, अस्थायी चारागाह की भूमि, बंजर भूमि, परती भूमि,
शुद्ध बोया गया क्षेत्र आज। तो हम विभिन्न प्रकार से अपने देश में